Welcome, dear students, in my YouTube channel HDM Classes यादव। आज हम जो लेक्चर डिलीवर करना चाहते हैं वो सारा डिपेंड करता है बेटा घरों के अंदर जो आरओ लगा होता है उनके ऊपर, जो वाटर को प्यूरीफायर करता है आरओ उसके ऊपर आज का टॉपिक हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो बेटा ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा सॉल्यूशन यूनिट के ऊपर। उसके बाद जब भी हम कभी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम एक नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइज, आरओ जो वाटर को प्यूरीफायर करता है उसको स्टार्ट करने से पहले जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले हम जानेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस में अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। अब कहोगे सर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? तो बेटा टॉपिक को समझने से पहले उसकी डीपली में जाना बहुत ज़रूरी। हम आपको बताएंगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है। हम आपको एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से कंपैरिजन करें। आप देखते हो कि सुबह सुबह जब आप उठते हो तो आपको अपनी मम्मा के हाथों से बनी हुई गर्मा गर्म चाय पीने का मन करता है, क्लियर? और मम्मा आपके लिए चाय भी बनाती है, और मम्मा आपके लिए जब चाय बनाती है तो चाय को छानने के लिए छलनी का यूज करती है। तो मेरा बेटा आपसे सीधा क्वेश्चन ये है कि जब आपकी मम्मा छलनी का यूज करती है तो छलनी से ऐसे कौन से पार्टिकल हैं जो बाहर आ जाते हैं, और ऐसे कौन से पार्टिकल हैं जो छलनी के अंदर रह जाते हैं, राइट? तब आप कहोगे सर छलनी से चाय बाहर तो आ जाती है और छलनी के अंदर जो रह जाता है वो हमारी चाय पत्ती रह जाती है, क्लियर? तो बेटा मैं यही जानना चाहूँगा कि जो हमारी छलनी है उन्होंने किन किन पार्टिकल को परमिशन दी बाहर आने के लिए और किन किन पार्टिकल को परमिशन नहीं दी। तो आप कहोगे सर हमारी छलनी ने चाय को तो परमिशन दे दी बट चाय पत्ती को नहीं दी, क्लियर? तो ये बताइए कि चाय किसका काम करेगी और चाय पत्ती किसका? तो आप कहोगे सर चाय की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट का काम करेगी, चाय पत्ती की क्वांटिटी कम है तो वो सॉल्वेंट का काम करेगी, क्लियर? अब स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सेकंड पॉइंट और बताइए कि छलनी ने कौन से पार्टिकल को बाहर आने की परमिशन दी और कौन से पार्टिकल को बाहर आने की परमिशन नहीं दी। तो आप कहोगे सर छलनी ने चाय को बाहर, चाय या आप कह सकते हो सॉल्वेंट को बाहर आने की परमिशन दी। क्यों भाई? कहोगे सर जो छलनी के अंदर जो होल होते हैं, छिद्र होते हैं, उनका जो साइज है उसके कंपैरिजन में हमारी चाय के जो पार्टिकल थे उसका साइज छोटा था, जिसकी वजह से हमारी चाय छलनी से बाहर आ गई। और आप कहोगे सर जो हमारी चाय पत्ती है उसके जो पार्टिकल थे उनका जो साइज है वो हमारी छलनी के होल के साइज से ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से छलनी ने उन सोल्यूट पार्टिकल को, चाय पत्ती के पार्टिकल को बाहर आने की परमिशन नहीं दी, वो उसी के अंदर रह जाते हैं। तो एक तरफ से जो आपकी छलनी है बेटा वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है, क्लियर? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ने किसकी परमिशन को अलाउ किया और किसकी परमिशन को अलाउ नहीं किया? कहोगे सर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ने सॉल्वेंट पार्टिकल को तो परमिशन दे दी बाहर जाने की बट सॉल्यूट पार्टिकल को परमिशन नहीं,
क्लियर, ये होती है बेटा हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आगे जाकर के इसको हम फिर डिस्कस करें। क्लियर। फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन किससे मिलके बना। तो आपका जो सॉल्यूशन है, जो कंप्लीट चाय है, वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनती है। तो जिसके अंदर आपने छलनी का यूज किया, तो छलनी ने किसके पार्टिकल को परमिशन नहीं दी। तो कहोगे सर चाय पत्ती सोल्यूट की इसकी क्वांटिटी कम थी, सॉल्वेंट के पार्टिकल को तो परमिशन दे दी, क्योंकि उसका काम कौन कर रही थी, चाय। क्यों भाई, क्यों परमिशन दी चाय को? क्योंकि जो चाय है उसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा था, और जो चाय पत्ती है उसके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा था। तो याद रहे, सोल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज छोटा होता है जब हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम करती है। क्लियर। तो इसको बेटा मैं एक डायग्राम से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अच्छी तरह समझना बेटा। देखो, ये हमारा कोई बिकर था। क्लियर। टॉपिक को डीपली समझना बेटा। हम चाहते हैं कि आपको हर टॉपिक ईजिली आपके माइंड में सेटअप हो जाए, ताकि आपको उसको मेमोराइज बार बार करने की ज़रूरत ना हो। हमने एक बिकर लिया, उसके अंदर हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। ये हमारी है बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर। इसके दोनों तरफ हमने दो कंपार्टमेंट, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर हमने प्योर वाटर रखा। देखिए प्योर वाटर, जिसको हमने ब्लैक लाइन के से जिसको हमने ब्लू लाइन से दिखाया है। क्लियर। और जो दूसरा कंपार्टमेंट है राइट साइड में, उसके अंदर सी वाटर, समुद्र का पानी रखा। और समुद्र का पानी क्या होता है बेटा, नमकीन होता है, खारा होता है, जिसके अंदर नमक होता है। तो सी वाटर क्या दिखा दिया, वाटर प्लस NaC। तो उस सी वाटर के अंदर वाटर को तो मैंने दिखा दिया रेड लाइन के से, ये दिखा रखे रेड लाइन। और जो आपका साल्ट है उसको मैंने डॉट से दिखा रखा है। देखो बेटा, ये रे, इसके अंदर जितने भी डॉट दिखा रखे साल्ट को दिखा रहे हैं, और रेड लाइन के जो मार्कर्स लाइंस को जो रिप्रेजेंट करे वो हमारा वाटर। तो इसका मतलब ये तो हमारा सी वाटर और ये हमारा प्योर वाटर। प्योर वाटर आप क्या कहोगे, मतलब प्योरिटी। मतलब प्योर वाटर किसको दिखा रहा है, प्योरिटी। किसको दिखा रहा है बेटा, प्योरिटी। और सी वाटर किसको दिखा रहा है बेटा, इम्प्योरिटी। तो आप खुद ही सोचो, 1 मिनट के लिए अपने माइंड को सेट कीजिए और बताइए, क्या आप अपनी लाइफ में प्योरिटी से इम्प्योरिटी की तरफ जाना चाहोगे या इम्प्योरिटी से प्योरिटी। तो सभी बच्चों के माइंड में 3 टाइप के केस बढ़ रहे होंगे। एक तो कहेगा 100% में से कुछ 1% ऐसे नालायक होते हैं, वो कहेंगे सर हम प्योरिटी से इम्प्योरिटी की तरफ जाएं, उनकी भी बात से। कुछ कहेंगे सर हम प्योरिटी में हैं तो प्योरिटी में ही रहेंगे, और कुछ कहेंगे सर जो सबसे अच्छा केस है वो इम्प्योरिटी को प्योरिटी में कन्वर्ट करें। तो मैंने बेटा तीनों केस को स्टडी करना चाहिए। तो तीनों केस को स्टडी किया, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो प्योरिटी है, प्योर सॉल्वेंट और प्योर सो चीज़ होती है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। क्लियर। तो यहाँ पर प्योर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। और यहाँ पर सी वाटर है, उसके अंदर जो वाटर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। सी वाटर के अंदर जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, साल्ट। तो सी वाटर के अंदर जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है वो तो वाटर, और सोल्यूट का काम कर रहा है वो NaCl, दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, सोल्यूट। तो ये तो सॉल्यूशन और ये क्या हमारा सॉल्वेंट। तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा और इसकी कंसंट्रेशन कम। अब मुझे एक बात बताइए, यदि आप कहीं
ऊंची चोटी के ऊपर खड़े और उससे भी ऊपर आपकी चोटी, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर खड़े हो एट दैट पॉइंट, और ये पॉइंट, तो आप मुझे बताइए, एक ये लोअर पॉइंट है और ये आपने कुछ पार्टिकल का फ्लो करना, तो आप मुझे ये बताइए जो पार्टिकल यहाँ पर है वो ईजिली यहाँ पर जल्दी पहुँचेगा या नीचे की तरफ जल्दी पहुँचेगा? तो आप कहोगे सर ढलान होने की वजह से ये जो पार्टिकल है नीचे की तरफ चलती जाए, मतलब हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट। ये हायर पॉइंट और इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा, लोअर पॉइंट, और इसके कंपैरिजन में फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पॉइंट, इसके कंपैरिजन में ये हमारा लोअर पॉइंट और ये हायर पॉइंट। तो आप मुझे बताइए इस पार्टिकल को यहाँ पर जल्दी पहुँचेगा कि ये पार्टिकल यहाँ पर जल्दी पहुँचेगा? आप कहोगे सर ढलान होने की वजह से ये पार्टिकल यहाँ पर जल्दी जाए। क्लियर? तो वही बात है कि हमारे जो पार्टिकल ने फॉलो किया वो हायर से लोअर की तरफ है, ये हायर और इसके कंपैरिजन में ये लोअर, ये लोअर है तो ये हायर। तो हमारा पार्टिकल लोअर टू हायर तो इजीली नहीं जा सकता, बट हमारा पॉइंट हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ इजीली जा सकता। तो वही काम ये किया कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है वाटर की, कम है। तो यहाँ पर पार्टिकल क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन किसकी थी, सोलवेंट। तो हायर कंसंट्रेशन सोलवेंट की होने से तो सोलवेंट के पार्टिकल हैं वो हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा और लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो जब हमारी कंसंट्रेशन हायर हो और उसके पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें तब हम उसको कहते हैं बेटा ओस्मोसिस। क्या कहते हैं बेटा, ओस्मोसिस। देखो यहाँ पर आपका क्या था, सोलवेंट के पार्टिकल, और यहाँ पर आपके क्या था, सॉल्यूशन के पार्टिकल। तो सेमी परमिबल के थ्रू किसके पार्टिकल किसकी तरफ गए? तो आप कहोगे सर सेमी परमिबल मेम्ब्रेन ने अलाउ कर दिया किसको, सोलवेंट पार्टिकल, कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन, किसकी तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तब आप इसको क्या बोलोगे बेटा, ओस्मोसिस। क्लियर? तो बेटा मैंने इसको अच्छी तरह लिख दिया है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल फ्रॉम सोलवेंट या कहे हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल फ्लो होते हैं किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। उसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन, और उन पार्टिकल को फ्लो करवाने का काम कौन करता है बेटा, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सोलवेंट के मॉलिक्यूल सोलवेंट की साइड से निकले और सॉल्यूशन की तरफ जाएं, और किसके थ्रू जाए, एसपीएम के थ्रू, तब हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, ओस्मोसिस। क्या कहेंगे बेटा, ओस्मोसिस। क्लियर? तो आपने बेटा पहला केस तो स्टडी कर लिया कि आप प्योरिटी से इम्प्योरिटी की तरफ जाओगे। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि खुद अगर आप प्योर हो तो आप इम्प्योर होने की सोचोगे? ऐसा कभी भी नहीं सोचोगे। यदि आप प्योर हो तो प्योर ही रहोगे, आप प्योरिटी से इम्प्योरिटी की तरफ कभी नहीं जाओगे। तो एक स्टूडेंट्स के माइंड में है सर यदि हम प्योर हैं और यदि हम प्योरिटी में ही रहना चाहते हैं तो ऐसा क्या वजह हो कि हम प्योर है और प्योरिटी में ही रहें और इम्प्योर की तरफ जाने की कभी सोचे ही ना। बहुत अच्छा माइंड में क्वेश्चन आया बेटा। तब हम उसके अंदर यदि आप प्योर हो और इम्प्योर की तरफ नहीं जाना चाहते और प्योर में ही रहना चाहते हो तब उस समय
हमने कुछ अलग तरह की एक्टिविटी करनी होगी। तो देखते हैं क्या। अब देखिए बेटा, ये था कंपार्टमेंट। आपने क्या किया, सोलवेंट की यहाँ पर दोनों की, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, इसकी कंसंट्रेशन कम थी। तो आपने जैसे ही सोलवेंट के मॉलिक्यूल को लेफ़्ट कंपार्टमेंट से राइट कंपार्टमेंट की तरफ फ्लो करवा दिया था ऑस्मोसिस के अंदर, तो मुझे ये बताइए राइट कंपार्टमेंट के अंदर तो कंसंट्रेशन बढ़ गई और लेफ़्ट कंपार्टमेंट के अंदर कंसंट्रेशन अब क्या होगी, कम। तो अब कुछ स्टूडेंट सोचना चाहते हैं सर हम प्योर, तो प्योर में ही रहने दीजिए, हमारे पार्टिकल को इस साइड से लेकर के इस साइड में मत आने दीजिए। तो क्या करोगे बेटा, और इस साइड वाले जो पार्टिकल है वो इस साइड में कब आएंगे, जब इस साइड में गैप होगा पार्टिकल्स के बीच में, तभी। अगर यदि गैप उनको दिखेगा तो वो ईजिली आ जाएंगे। तब आपको क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन के ऊपर आपको मिनिमम से मिनिमम प्रेशर लगाना है। क्या लगाना है बेटा, मिनिमम से मिनिमम प्रेशर लगाना है। वो इतना प्रेशर लगाइए कि पार्टिकल अपने आप एक दूसरे के पास आ जाए, ताकि उनके बीच में गैप ना रहे। और जब उनके पार्टिकल के बीच में गैप ही नहीं रहेगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल को सॉल्यूशन की तरफ आने के अंदर कोई गैप ही नहीं दिखेगा, और गैप नहीं दिखेगा तो वे सेटल नहीं हो पाएंगे, तो वे ईजिली वापस अपने कंपार्टमेंट में ही रह जाएंगे। क्लियर। आपको सॉल्यूशन के पार्टिकल के ऊपर इतना प्रेशर लगाना है ताकि सॉल्यूशन के पार्टिकल के बीच में जो गैप है, देख रहे हो आप, ये ना रहे। और ये कब नहीं रहेगा, जब आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे, और जब जैसे ही प्रेशर लगाओगे गैप भर जाएगा। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल जो लेफ़्ट साइड वाले कंपार्टमेंट हैं उसको इसमें आने के लिए कोई गैप नहीं दिखेगा, और जब कोई गैप नहीं दिखेगा तो वो अपनी प्योर स्टेज में ही रह जाएगा, इम्प्योर में ही रह जाएगा। तब आप कहोगे सर हमने यहाँ पर जो प्रेशर लगाया सॉल्यूशन के ऊपर वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहलाएगा बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए क्या कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। किसके ऊपर लगाना आपने, सॉल्यूशन के ऊपर। लेफ़्ट साइड में हमने प्योर वाटर लिया था, सॉल्वेंट का काम कर रहा था। राइट साइड में हमने सी वाटर लिया था, तो साल्ट भी था और वाटर भी था, जिसके कारण उसको हमने सॉल्यूशन नाम दिया। तो क्या करेगा, जैसे ही आप उसके ऊपर प्रेशर लगाओ गैप भर जाएगा, तो गैप भर जाएगा तो स्पेस रहेगा नहीं, तो क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसके अंदर आ पाएंगे लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ, नहीं आएंगे। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू द सॉल्यूशन बाय SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे ही आपने सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो आपकी SPM है वो अलाउ नहीं करेगी किसके पार्टिकल को, सॉल्वेंट के पार्टिकल को किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। तब आप उस टर्म को क्या कहोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। The pressure that has to be applied, आपने कितना उस प्रेशर लगाया कि आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल किसकी तरफ नहीं गए। अब मुझे ये बताओ, जब सॉल्वेंट के पार्टिकल आपने सॉल्यूशन की तरफ भेज दी थी तब आपने क्या कहा था, क्या प्लेस कर जाता, ऑस्मोसिस। और आप अपने पार्टिकल्स को क्या कर दिया, रोक दिया, तो क्या ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा, पार्टिकल तो फ्लो नहीं हो रहे, तो ऑस्मोसिस आपका वहीं रुक जाएगा। द प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड सो दैट ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड आर कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले में आपने ऑस्मोसिस दिखा दिया, अब आपने इतना प्रेशर लगा दिया कि ऑस्मोसिस क्या होगा, स्टॉप। तो उस समय जो प्रेशर लगाया वो किसके बराबर हो जाता है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। जब आपने जो प्रेशर लगाया है ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो आपका ऑस्मोसिस काम नहीं करेगा, वो स्टॉप। अब इसकी इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन आ रही है बेटा वो होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को हम शॉर्टकट में कहते हैं बेटा RO। घर में जो RO लगा होता है वो कैसे काम करता है। अब बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, इसको समझने की कोशिश की।
अब मुझे ये बताइए, अभी अभी आपने सॉल्यूशन जो राइट कंपार्टमेंट में था उसके ऊपर प्रेस क्लियर। पहला केस स्टडी कर लिया, प्योरिटी को आपने इम्प्योरिटी में चेंज करना चाहा तो होगा, बट कहोगे सर हम प्योरिटी हैं तो इम्प्योर में जाके करें क्या। फिर आपने सोचा सर हम प्योरिटी में हैं तो प्योरिटी में ही रहने दो, तो वो भी केस स्टडी कर लिया। अब कहोगे सर असली केस तो तब माना जाएगा जब आप इम्प्योर चीज़ को प्योर में कन्वर्ट कर दो। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटी को किस में चेंज करें, प्योरिटी के अंदर। इम्प्योरिटी को किसके अंदर चेंज करेंगे, प्योरिटी के अंदर। और जो इम्प्योरिटी को प्योरिटी में चेंज कर दे वो होता है हमारा आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो मुझे ये बताइए इम्प्योरिटी किसके अंदर थी, प्योरिटी किसके अंदर। आप कहोगे सर हमारी इम्प्योरिटी थी सी वाटर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर साल्ट था तो हम उसको इजीली पी नहीं सकते, तो हमारा इम्प्योर है। और प्योर कौन था बेटा, प्योर वाटर, सोलवेंट। तो प्योर वाटर है तो आप ऐसा करो, इम्प्योर को प्योर में, सी वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करके दिखाओ। यदि हमने इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब हमने आरओ को भी सीख लिया। तो चलते हैं क्या करते हैं डिस्कस। तो बेटा देखो ये हमारा इस प्रकार से कोई आरओ होता है, ठीक है। एक तरफ आपका फ्रेश वाटर है, एक तरफ आपका साल्टेड वाटर। देखिए आप सभी को ये आपका क्या है, तो ये आपका फ्रेश प्योर वाटर और ये आपका साल्ट। और आप देख रहे हो आर के बीच में कंपार्टमेंट होता है, वो आर कंपार्टमेंट किसका काम करता है, जो अलग अलग करता है, वो होता है आपका एसपी। अब कहोगे सर साल्टेड जो वाटर है उसमें वाटर तो निकाल और साल्ट को वहीं छोड़ दो, बिल्कुल, मतलब इम्प्योरिटी को प्योरिटी में कन्वर्ट करवा रहे। तो मुझे ये बताइए इम्प्योरिटी वाले पार्ट में से पार्टिकल कब निकले। फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास 5-7 आइटम हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ क्लोजली बाउंड है, तो आप कैसे निकालो। कहोगे सर ऊपर से इतना प्रेशर लगा दिया जाए, जितना ज़्यादा हो उतना प्रेशर लगा दिया जाए, और जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाओगे कोई ना कोई पार्टिकल बचकेगा, निकलेगा। और जैसे ही कोई पार्टिकल निकलेगा वो निकल करके किसकी तरफ चले जाएगा, प्योर वाटर की तरफ। तो मैंने बेटा यहाँ पर क्या किया, सी वाटर की तरफ हमने एक पिस्टन लगाया। पहले मैंने दोनों का प्रेशर इक्वल लगाया था, अब मैंने क्या किया वहाँ पे जो प्रेशर लगाया वो ग्रेटर लगा दिया, किससे, ओस्मोटिक प्रेशर से। जैसे यहाँ पर प्रेशर लगाओगे ग्रेटर ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, तो वहाँ से कोई ना कोई पार्टिकल निकल जाएगा, जिसको आप हिंदी में कहते हो बचकेगा। और जैसे ही कोई पार्टिकल निकलेगा वो किसकी तरफ चले जाएगा, सॉल्वेंट की तरफ। अब मुझे ये बताइए कौन सा पार्टिकल ईजिली निकल जाएगा। तो आप कहोगे सर जिसका साइज छोटा है ना वो या तो अपने आप को डेड कर लेगा या खुद निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने बताया था कि सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज क्या होता है, छोटा होता, तभी तो उसको हमने हमारी छलनी ने परमिशन दी बाहर आने की, चाय की। तो चाय को परमिशन दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ने, क्यों, क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो यहाँ पर जो साइज छोटा था पार्टिकल का वो किसका था, सॉल्वेंट। तो हमारी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, जैसे ही हम प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो यहाँ छोटे वाले साइज को पार्टिकल को जो हमारी छलनी है, जो एक तरफ से कहते हैं एसपीएम है, वो उसको अलाउ कर देगी। क्योंकि एसपीएम किसको अलाउ करती है, जिस पार्टिकल का साइज छोटा है उस तरफ एसपीएम सॉल्वेंट पार्टिकल को परमिशन देती है, सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, सॉल्यूट कौन है, साल्ट है। तो ये वाटर को परमिशन दे देगी, इस साइड वाटर है और आपका वाटर क्या हो जाएगा, इस साइड तो सारा प्योर था, वाटर इस तरफ आ गया, तो ये आपका सारा प्योर हो गया। और इस प्रकार से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, वाटर ड्रॉप। तो बताइए आपका आरओ ने कब काम किया, आरओ ने कब काम किया, जब यहाँ पर आपने जो प्रेशर एक्सर्टेड किया, यदि वो आपने ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगाया तो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं सॉल्यूशन की तरफ से निकलेंगे और उसको अलाउ करेगी कौन, एसपीएम, और वो किसकी तरफ चले जाएंगे, प्योरिटी की तरफ। तब हम कहेंगे कि हमारा आरओ काम करता है। तो चलिए गाइज अब इसकी डेफिनेशन की स्टडी भी कर लेते हैं।
इफ़ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर जैसे ही आप प्रेशर लगाते हो वो हायर हो किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सॉल्यूशन से क्या निकलेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फॉलो फ्रॉम सॉल्यूशन लेस कंसेंट टू द प्योर सॉल्वेंट हायर कंसेंट। अब आपका इम्प्योर किसकी तरफ चला गया, प्योर, और किसके थ्रू गया है, एसपीएम आर कार्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर। अब कहोगे सर इस आरओ की एप्लीकेशन क्या है, बेटा समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, या किसी गांव का पानी भी बहुत खारा होता है, तो उस गांव के अंदर आप देखते हो आरओ लगे होते बड़े। वो आरओ क्या करते हैं भाई, डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर या प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्यूरीफायर का काम करते हैं। तो बेटा इसकी एप्लीकेशन भी आपको माइंड में रखनी है कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज़ करते हैं या डिजलिनेशन ऑफ सी वाटर के। अब कहोगे सर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या, तो अब हम डिस्कस करते हैं बेटा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपने बेटा लास्ट टाइम 11th क्लास के अंदर आपने स्टडी किया था स्टेट ऑफ हीट, तो उसके अंदर आपकी आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। तो वहाँ पर गैस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर P किसका प्रेशर होता था, गैस। तो हम क्या करेंगे, गैस के प्रेशर को चेंज कर देंगे किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो यहाँ पर देखिए बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या होता है, पाई। क्या होता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल, पाई। अब देखिए अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल पाई होता है तो PV इज इक्वल टू nRT। गैस के प्रेशर को किस में चेंज कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वॉल्यूम जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, नंबर ऑफ मोल्स भी वैसे की वैसी, गैस कांस्टेंट R है वो भी वैसे ही, और T भी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो आपने सिर्फ प्रेशर ऑफ गैस को किससे चेंज किया, ऑस्मोटिक प्रेशर, P की जगह पाई यूज किया, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी जब आप P को ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज करो, पाई V इज इक्वल टू nRT, पाई V इज इक्वल टू nRT। और इस इक्वेशन को क्या नाम दोगे बेटा, वांट होप इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या नाम दोगे, वांट होप इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब मैंने थोड़ा सा सिर्फ मॉडिफिकेशन किया, वॉल्यूम को मैं राइट साइड में ले गया, तो क्या होगा N/V, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और V क्या है, वॉल्यूम। जब नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करते हो तो आप क्या निकाल देते हो, कंसंट्रेशन। क्या निकालते हो बेटा, कंसंट्रेशन। तो N/V किसकी वैल्यू होती है बेटा, कंसंट्रेशन की। तो मैंने यहाँ पे C पुट कर दिया, C फॉर। तो आपका ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। क्या होती है, पाई इज इक्वल टू CRT। कोई पूछ देगा ऑस्मोटिक प्रेशर की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। अब कहोगे सर आर यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट। क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट। तो बेटा गैस कांस्टेंट की मैंने 3 वैल्यू बताई थी, तीनों एक बार आपके माइंड में होनी चाहिए, बट हम आपको बताएंगे कौन सी वैल्यू को याद है। आर की 3 वैल्यू होती है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टर्म में, एक जूल की टर्म में, एक बार की टर्म। तो जो आर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक की टर्म में होती है वो कितनी होती है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जूल की टर्म में क्या होती है आर की, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और बार की टर्म में बेटा क्या होती है, 0.0831 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रेशर है वो किस में है, मोस्टली आपको किस में मिलेगा, एटमॉस्फेरिक। तो जब भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर की न्यूमेरिकल सोच करो तो 99 आपको कौन सी वैल्यू लेनी है बेटा, 0.0821। अब इसके कुछ केस की स्टडी करते हैं। हमने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट किया। अब बताइए जैसे ही आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करोगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, CR, और R क्या है, गैस कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हटा करके मैं यहाँ किसका साइन लगा सकता हूँ बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, कंसंट्रेशन। क्लियर। अब मुझे ये बताइए कंसंट्रेशन, अभी अभी आपने फॉर्मूला बनाया क्या होता है, N/V। तो कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यही तो होता है।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है नहीं। यदि आपकी कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है तो कंसंट्रेशन के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। अब इसके हम रिजल्ट निकालते हैं। कोई पूछे कि ऑस्मोटिक प्रेशर की जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? तो आर तो आपका गैस कांस्टेंट है, तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और एक किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर। क्लियर। और ये हमें बता दिया है कि एप्लीकेशन ऑफ आर ओ। और एक नोट लिखवा देता हूँ, ये कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सा मेथड या एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बेरकली हार्टली मेथड और फनल एक्सपेरिमेंट ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। और बेरकली हार्टली मेथड एक तरफ से आपका आरओ के अंदर जो यूज होता है वही होता है बेटा। आरओ का जो हमने प्रोसीजर पढ़ा वही क्या कहलाता है आपका बेटा? बेरकली हार्टली मेथड। और फनल एक्सपेरिमेंट जो हाइड्रोलिक प्रेशर के अंदर काम करता है उसको बोलते हैं फनल एक्सपेरिमेंट। तो बेटा याद रखना, बेरकली हार्टली मेथड के अंदर किसको डिटरमाइन के लिए यूज करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ओस्टवार्ड प्रोसेस किसके लिए? बॉइलिंग पॉइंट को डिटर्मिनेशन करते हैं। तो बेटा इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की स्टडी करने। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर हम कैसे कर सकते हैं? पहले टर्म है बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब सेम, टोनिक। ऐसे दो सॉल्यूशन ले जिसमें दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए? सेम, तब हम उसको क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसे दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए? सेम। तो और वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? हमने टेम्परेचर को क्या किया था मैथमेटिकल के अंदर? कांस्टेंट। ऐसे दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? इक्वल कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, उसको क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यदि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है दोनों का, तो पाई हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल बताया, तो पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या ले लिया? पाई 1, दूसरे का पाई 2। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? CRT। तो पाई 1 की क्या हो जाएगी? C1RT, क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता, आर भी कांस्टेंट, तो C1RT यहाँ पर क्या हो जाएगी? C2RT। अब ये सेम टेम्परेचर के ऊपर आर से आर कैंसिल, टी से टी, तो यहाँ पर क्या बचेगा? C1 इज इक्वल टू, जिसमें ऐसे दो सॉल्यूशन जिसका दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए और दोनों की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाए? इक्वल, तब हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे करें? यदि आपके पास दो सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या हो जाए? ज़्यादा, तब हम उसको क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। यदि एक का पहले वाले सॉल्यूशन का दूसरे के कंपैरिजन में क्या हो जाए? कम, तब हम उसको कहेंगे हाइपोटोनिक। यदि पहले वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए दूसरे वाले सॉल्यूशन से, तब हम उसको कहेंगे हाइपरटोनिक। ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपरटोनिक if its osmotic pressure is higher than that of solution separating by semi-permeable। ये पहले वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है, दूसरे का, ये पहले वाले की कंसंट्रेशन है, दूसरे की। तो आप देख रहे हो पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा है, दिखा दिया, और कंसंट्रेशन, तो पहले वाले जिसका ज़्यादा है वो सॉल्यूशन तो क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक। और जिसका कम है वो क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। क्लियर। तो लास्ट है बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन को हम हाइपोटेनिक कहेंगे जिसमें एक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? कम। कम वाले को कहते हैं हाइपोटोनिक और ज़्यादा वाले को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक। तो बेटा चलिए अब हम एक कुछ छोटी सी बात डिस्कस करना चाहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और मैंने बताया था कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है?
वही तो होती सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हम एक छलनी का जो किसके पार्टिकल को परमिशन दे, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल जिसका साइज छोटा। इट इज़ दैट मेम्ब्रेन विच अलाउ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू बट नॉट अलाउ द सॉलिड मॉलिक्यूल आर कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बेटा दो टाइप की होती है, नेचुरल मेम्ब्रेन और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन। जितनी भी हमारी वेजिटेबल मेम्ब्रेन होती है या एनिमल मेम्ब्रेन होती है, फॉर एग्जांपल आप ऑनियन देते हो, ऑनियन के जैसे आप प्याज को काटते हो उसके अंदर एक झिल्ली सी होती है, तो वो नेचुरल मेम्ब्रेन का काम करती है बेटा। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल परचामेंट पेपर, सेलोफेन, ये सभी आपकी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है। अब कहोगे सर डेली लाइफ के अंदर ऑस्मोसिस के आधार पे कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो बेटा डेली लाइफ के आधार पे हम ऑस्मोसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो का मतलब आउट और एंडो का मतलब इन। एक ऐसा ऑस्मोसिस जिसके अंदर जो इसमें आपकी मेम्ब्रेन परमिट दे किसको? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को बाहर आने के लिए, तो उसको क्या कहोगे? एक्सोस्मोसिस। और एक ऐसा मेम्ब्रेन जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अंदर आने की परमिशन दे, वो तो एंडो, और बाहर जाने की जो परमिशन दे एक्सो। तो कहोगे सर एक एग्जाम्पल है। तो बेटा आपने क्या करना है, आप अंगूर लीजिएगा, ठीक है, और उस अंगूर को कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl मतलब साल्ट ज़्यादा और वाटर कम, ठीक है, कंसनट्रेट साल्ट की मात्रा ज़्यादा और वाटर की मात्रा क्या हो जाएगी? तो जैसे ही डालोगे अंगूर को तो अंगूर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा। तो इसका मतलब उसके अंदर जो अंगूर के अंदर जो लिक्विड फॉर्म थी उसको साल्ट ने बाहर निकाल दिया, और जैसे ही वो बाहर निकला तो हमने उसको क्या कह दिया? एक्सोओस्मोसिस, ठीक है। अब कहोगे सर एंडो का भी बताओ। अब आपने क्या करना है, अंगूर को लेना बेटा, प्योर वाटर के अंदर रखना है, या किशमिश ले लेना, और आप ये एग्जाम्पल आसानी से करना। आप अपने बाज़ार में जाइए, वहाँ से किशमिश खरीदिए और प्योर वाटर के अंदर रखिए। आप रात को रखना और सुबह देखना आपकी किशमिश फूल जाएगी, स्वेलअप कर जाएगी। क्या कर जाएगी बेटा? स्वेलअप। अब इसका मतलब क्या है, जो किशमिश के ऊपर झिल्ली थी उसने प्योर वाटर को अपने अंदर ले लिया, और जैसे वाटर अंदर आया तो क्या कहा उसको? एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। तो चलिए गाइज, तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को कंप्लीट स्टडी कर लिया, और बेटा ये हमारा सॉल्यूशन यूनिट का लास्ट लेक्चर था। कल जब हम इसका लिंक छोड़ेंगे, PDF की बात करेंगे, तो उसके अंदर हम क्या रहे, इसके ऊपर NCERT बेस्ड न्यूमेरिकल। तो चलिए गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज़ सॉलिड स्टेट। गुड बाय।